हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। बात कर रहे हैं कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड की। इंडिया का टोटल ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट, जो गाड़ी में हम लुब्रिकेंट डालते हैं ऑयल के साथ, उसकी 20% मार्केट शेयर कैस्ट्रॉल इंडिया के पास है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कैस्ट्रॉल इंडिया। ना सिर्फ इंडिया बल्कि 150 कंट्रीज़ में कैस्ट्रॉल के प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई देते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया, कैस्ट्रॉल की जो यूएसए इंक जो इसकी सब्सिडरी है, उनको ये रॉयल्टी पे करते हैं फॉर यूजिंग देयर नेम कैस्ट्रॉल। अब बात करते हैं मार्च 22 में इसका मार्च 22 क्वार्टर का रिजल्ट आ गया, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक्स जो हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग रिजल्ट की तरफ आते हैं। 10,732 करोड़ की मार्केट कैप है, 108 रुपये का इसने खाई बनाया है और 108 करोड़ रुपये करंट प्राइस है, जो कि इसके बॉटम 99 जो बनाया है ईयरली, उसके आसपास ही आपको दिखाई दे रहा है। 155 का इसने हाई बनाया है, तो अपने हाई से काफ़ी करेक्ट कर चुका है। आप कहें कि मतलब 150 रुपये की चीज़ आपको 100 रुपये पे मिल रही है, मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है। और स्टॉक का पी जो है वो 14.4 है। एक पी रेशियो जो है वो भी अब काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है, या अफोर्डेबल कहें या फिर अगर इंडस्ट्री एवरेज की कंपैरिजन में कहें तो 29.3 का इंडस्ट्री पी है, वहाँ पर ये 14.4 के पी के ऊपर सेल हो रहा है। हालांकि अभी भी बुक वैल्यू जो है, अगर बुक वैल्यू से इसका कंपैरिजन किया जाए तो 6.52 टाइम्स बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है, यानी अभी भी आपको ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के ऊपर दिखाई देता है। काफ़ी बड़ी मार्केट कैप्चर है, 20% के आसपास टोटल मार्केट का होल्ड करना बहुत बड़ी बात है। कुछ बड़े प्लस पॉइंट्स हैं इस स्टॉक के साथ कि एक इसके अंदर जो डिविडेंड यील्ड है 5.53%, तकरीबन 75% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड बैठता है। और इसके साथ साथ प्रमोटर्स के जो स्टॉक है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 51% की है, उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। ये सारे मजबूत पॉइंट है जो कि अच्छे फंडामेंटल्स को शो करते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। आरओई और आरओसी के रिटर्न के बारे में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आरओई जो है वो 49.6% का बड़ा आरओई देखने को मिलता है। डेट नहीं है, इस वजह से आरओसी जो है वो 16.74% है। अब आरओई क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। जो भी इक्विटी इन्फ्यूज होती है कंपनी के अंदर, उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है ईयरली बेसिस पर, उसको आरओई बोलते हैं। और जो आरओसी है वो होता है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल, वो उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है उसको आरओसी बोलते हैं। तो ये आरओई और आरओसी हुआ। और इसके साथ साथ हम देखेंगे तो इसके पेयर से अगर इसका कंपैरिजन करें, बट यहाँ पर पेयर से कंपैरिजन करना जो है वो बिल्कुल एकदम कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं बोला जा सकता, क्योंकि पीडीलाइट इंडस्ट्री और एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्रीज, इनको अगर इसके पेयर से कंपैरिजन करेंगे, बिकॉज ये भी केमिकल सेल करते हैं और ये भी सेमी केमिकल सेल करते हैं, बट ऑल टुगेदर एक जो डिफ्रेंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा है, वाइड एरिया है, क्योंकि ये जो है ये एडेसिव फील्ड्स में है। और दीपक नाइट्रेट जो है वो आपको फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर दिखाई देता है। वहीं जो कैस्ट्रॉल इंडिया है वो आपको ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट के अंदर काम करता हुआ नजर आता है। तो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, वो कस्टमर सेगमेंट हैं जिनको ये टारगेट्स करते हैं, तो इनका कंपैरिजन डायरेक्टली जो है वो करना करेक्ट नहीं होगा। बात करें सेल्स की, तो जून क्वार्टर से आपको सेल्स जो जून क्वार्टर में डाउन हुई थी, वहाँ से आपको सेल्स अच्छी रिकवरी लेती हुई दिखाई दे रही है। 1236 करोड़ की सेल रिपोर्ट हुई है मार्च 22 में, जो प्रीवियस सभी क्वार्टर से ज़्यादा है। और लास्ट 4 क्वार्टर से रेवेन्यू आपको प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए। 317 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बट मार्च 21 से कंपैरिजन करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन 30% से 26% रह गया है। 4% का ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो डाउन हुए हैं, बिकॉज ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं, और उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपको लुब्रिकेंट इंडस्ट्री के ऊपर भी पड़ता हुआ नज़र आता है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि 4% का से मार्जिन्स जो है ऑपरेटिंग मार्जिन्स वो डाउन होते हुए नजर आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें
तो नेट प्रॉफिट में उसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। 244 करोड़ के कंपैरिजन में 228 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है। तो स्लाइटली नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर सेम ईयर से डाउन है, बट प्रीवियस क्वार्टर से अगर कंपैरिजन करेंगे तो 190 करोड़ से 230 करोड़ के रेंज में प्रॉफिट जाता हुआ नजर आ रहा है। एक शानदार एप्रिसिएशन है, तकरीबन आप देख सकते हैं 40 करोड़ के आसपास। और इसके साथ साथ हम ईयरली बेसिस पर अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू जब आप देखेंगे तो रेवेन्यू आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है, हालांकि मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। मार्जिन्स अगर हम देखेंगे तो मार्जिन्स आपको कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। दिसंबर 20 में तो 27% का मार्जिन आया था, बट आपको 814 करोड़ की सेल्स की वजह से आपको फिगर जो है वो 814 करोड़ की नज़र आ रही है। वहाँ से दिसंबर 21 में 1066 करोड़ था। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1043 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 1008 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 1008 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। टैक्स की एडजस्टमेंट अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो है वो अभी नहीं हुई है, मतलब अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की फिगर्स जो है वो फाइनल नहीं हुई है टैक्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 743 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, यानी बुक्स पर अभी आपको दबाव दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, बट प्रीवियस ईयर 2020 से काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन है, और प्रीवियस ईयर से अगर कंपैरिजन करें उससे 2-3 साल पहले से तो काफ़ी अच्छी फिगर्स जो है प्रॉफिट की यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ईपीएस की बात करें तो 7.52 का ईपीएस है, यहाँ पर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स में 4.86, 4.52, 5, 6.7, 6.77, 7.16, तो ईपीएस जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पर। और डिविडेंड जो है वो आप देख सकते हैं 72%, 93% की रेंज में कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। बट यहाँ स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो वो माइनस में चल रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में आपको 495 करोड़ का शेयर कैपिटल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन बुक्स हैं। तो जो भी ये कमाते हैं वो इन्हीं के पास रहता है। बोरोइंग्स चुकाने की टेंशन नहीं है कंपनी को। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 22 में आपको सेलिंग आती हुई दिखाई दी है, जिसका इम्पैक्ट आपको चार्ट के ऊपर भी नजर आया। FIIs ने 1% के आसपास अपनी होल्डिंग्स जो है 1% से कुछ ज़्यादा अपनी होल्डिंग्स डिक्रीज़ की है। वहीं DIIs ने भी इसके अंदर जो है अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की है स्लाइटली। और इसके साथ साथ पब्लिक के पास जो है होल्डिंग वो इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दी है 20% से 22% के आसपास। तो वोलेटिलिटी जो है वो आपको आने वाले टाइम में थोड़ी और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि जब पब्लिक एट लार्ज के पास स्टॉक आपको जाता हुआ दिखता है तो आपको उस स्टॉक में वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है 51% के आसपास इंटैक्ट है। अब बात करें कि किस तरह की ट्रेडिंग इनकी बुक्स में हो रही है, तो लास्ट 5 ईयर का डाटा, लास्ट 5 डेज़ का डाटा जब आप देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि 62%, 60%, 59%, 61%, ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 60% से ऊपर की डिलीवरी उठाई जा रही है। 60% की डिलीवरी उठने का मतलब है कि जितना टोटल एक दिन के अंदर स्टॉक जो है वो ट्रेड होता है, जो शेयर्स ट्रेड होते हैं उसके अंदर से कितने परसेंटेज है जो कि डिलीवरी उठा के रखी जाती है फॉर नेक्स्ट डे और फॉर नेक्स्ट 1 वीक और फॉर 1 मंथ या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो डिलीवरी अच्छी उठाई जा रही है, इसका मतलब है कि स्टॉक जो है उसके ऊपर काफ़ी फेथ है और अच्छा काम करते हैं, काफ़ी होल्डिंग है इनकी, मार्केट के ऊपर अच्छी पकड़ है। तो आज नहीं तो कल आपको थोड़ा सा पेन भले ही बर्दाश्त करना पड़े, बट इस स्टॉक में वो सारा दमखम है कि ये एक अच्छा बाउंस बैक करके दिखा सकता है। मार्केट में 55-56% की गिरावट अपने टॉप से दिखा चुका है, बट ऐसा नहीं है कि इस तरह की गिरावट दिखाने के बाद स्टॉक्स रिकवरी नहीं करते। मैं आपको ऐसे हज़ारों स्टॉक्स के नाम बता सकता हूँ जो कि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी कर चुके हैं, और ऐसे भी बहुत सारे नाम बता सकता हूँ जो स्टॉक्स आपको टॉप पर दिखाई देते थे और आज बिल्कुल बॉटम में नज़र आ रहे हैं। तो मार्केट जो है उसमें कुछ भी पॉसिबल है, बट आप लोगों को नज़र बना के रखनी चाहिए, ध्यान दे के रखना चाहिए। बिजनेस की मोमेंटम जो है उसके ग्रोथ के ऊपर और बिजनेस के मोमेंटम के ऊपर सारा फोकस जो है वो वहाँ रखना चाहिए, बजाय कि प्राइस जो है उसको लेकर ज़्यादा चिंता करने के बजाय तो किस तरह का बिजनेस
ये होल्ड करते हैं, किस तरह का मार्केट परसेंटेज जो है वो ये होल्ड करते हैं, और कितनी चांसेस है आने वाले टाइम में, जिस तरह की ईवीज के बारे में बात हो रही है और जो ऑटो सेक्टर के अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं, जिस तरह से व्हीकल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीदें दिखती हैं इस तरह के बिजनेस से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑटो सेक्टर के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। और अगर ऑटो सेक्टर के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो कैस्ट्रॉल जो है वो एक एंसिलरी की तरह काम करता है ऑटो सेक्टर में, और ये एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ऑटो सेक्टर के अंदर एक तरह की। तो डायरेक्ट आप गाड़ियाँ खरीद रहे हैं तो गाड़ियों के अंदर अगर आपको गाड़ियों के स्टॉक के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो डेफिनेटली वो विदाउट लोकोमोटिव या विदाउट जो लुब्रिकेंट है उसके बिना वो नहीं चलने वाली है, तो ये एक पार्ट एंड पार्शल हो जाता है स्टॉक। अब बात करते हैं कि टेक्निकल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो अभी आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको 12 इसको सेल करके चलने के लिए बोल रहे हैं, 7 न्यूट्रल रहने के लिए बोल रहे हैं, 5 जो है वो आपको बाई कर चलने को बोल रहे हैं। ऑसिलेटर्स की बात करें, अगर ये हम मंथली बेसिस पर बात कर रहे हैं, अगर हम ऑसिलेटर्स की बात करें तो ऑसिलेटर्स बाई इंडिकेट कर रहे हैं 6 न्यूट्रल और 1 सेल करने को बोल रहे हैं। मूविंग एवरेजेस जो है वो स्ट्रांगली इस समय सेल करने को बोल रहे हैं, क्योंकि सभी मूविंग एवरेजेस जो है उसके अंदर सेल इंडिकेटर निकल कर आ रहा है। इसके बाद चार्ट के ऊपर हम लेवल समझने की कोशिश करते हैं, तो करंटली अभी आप चार्ट के ऊपर लेवल समझेंगे तो एक फ्लैट टॉप जो है वो इसने क्रिएट किया है अराउंड 110 रुपीज़ के आसपास, जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स आप देखेंगे तो इसने रेजिस्टेंस लिया है, और अब एक बार फिर इसने अभी 29 अप्रैल के आसपास रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद यानी तकरीबन 107 रुपये 2 रुपये नीचे इसने सपोर्ट लेने के बाद वापस ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इन लेवल्स पर अगर ये रुकता है, ठहरता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर ठहरने की कोशिश करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, तो फिर आपको थोड़े अच्छे लेवल या मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी अगर ये यहाँ से रेजिस्ट करता है वापस, जो कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस आ चुकी है, तो ये एक लेवल जो है यहाँ से क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ से रेजिस्टेंस आता है मतलब, तो ये अभी आपको 107 और 104 रुपये तक जो है वापस आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे जो फाइनल इसका सपोर्ट बनता है वो 99 रुपीज़ के आसपास बनता है, 98 रुपीज़ के आसपास। इससे नीचे फिर तेज़ गिरावट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। चार्ट पर एक बार बात करें तो चार्ट पर आप देख सकते हैं कि 5 ईयर्स के चार्ट में आप देख पाएंगे कि 98.85 27 मार्च 20 को, यानी जब लॉकडाउन के आसपास आपको ये स्टॉक जो आता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद से जो भी रैली इसके अंदर आई थी वो सारी आपको ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और टॉप जो है 146 के आसपास बना था, तो एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ जो टॉप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि एक फ्लैट टॉप इसने बना लिया है, वहाँ पर एक तरह से डबल टॉप लेकर और फिर इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। वापस उसी 100 रुपीज़ के आसपास ये मल्टीपल टाइम्स आपको आता हुआ दिखाई दिया है 16 अक्टूबर 20 को, और अभी आप देख सकते हैं अप्रैल 1 को भी ये 100 रुपये के आसपास आता हुआ दिखाई दिया था। तो 100 रुपये से नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो फिर आपको फ्रेश गिरावट देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। अदरवाइज़ जो अभी स्ट्रेंथ लौटने की चांसेस है उसके बारे में बात करें तो अभी अगर ये स्टॉक जो है ये वापस तेजी दिखाता है तो किस लेवल पर जाएगा, 63.85 का आप देख सकते हैं। यहाँ पर RSI काम कर रहा है, चार्ट के ऊपर स्ट्रेंथ है, बट अभी स्टॉक जिस रेंज में फंसा हुआ है वहाँ से जो है आपको ये रिट्रेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ एक गैप आप देख पा रहे हैं, और ये गैप जो है ये फिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि चार्ट पर यहाँ ये गैप ऐसे फिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट वो जो शेडो कैंडल्स बन रही हैं, ये गैप जो है ये प्रॉपरली फिल होगा, उसके बाद ही आपको इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। यानी कम से कम जब स्टॉक आपको 111 रुपये के लेवल से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब उसके बाद आपको इसके अंदर इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट इस लेवल के ऊपर बाइंग सजेस्ट नहीं की जा सकती। हालांकि लंबे समय के लिए अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो फिर 1-2 रुपये जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखते हैं। आप इस स्टॉक के अंदर ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, बट हाँ डेफिनेटली 100 रुपये के नीचे जो है एक स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। इससे नीचे थोड़ी गिरावट जो है वो गहरी हो सकती है और फिर टाइम लग सकता है रिकवरी के अंदर। 110 रुपये के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करता है, क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, वॉल्यूम्स आते हैं, तो फिर आपको इसके अंदर अच्छी तेज़ी जो है वो लौटती हुई दिखाई दे सकती है। उसके बाद जो बड़ा रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 125 रुपये के आसपास है। यानी यहाँ से तकरीबन आपको
25-26% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में दिखाई देगा अगर 110 रुपये के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट होती है। और इसके बाद फिर आपको बड़े लेवल्स जो है वो इसके आगे देखने को मिलेंगे, बट सबसे पहले आपको ये लेवल्स जो है ये आने जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ही नेक्स्ट लेवल्स के बारे में बात करेंगे। सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो अभी आपको शॉर्ट टर्म में इसको सेल करके चलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको ये रिट्रेस होता हुआ दिखाई दे सकता है। 107, 104 इन लेवल्स के आसपास अगर ये आता है, 100 रुपये के ऊपर रहता है तो डेफिनेटली बाइंग जोन में है। 100 रुपये के नीचे फिर ये एक रिस्की स्टॉक जो है टाइम बिंग के लिए आपको टाइम किल करने वाला एक स्टॉक बनता हुआ नजर आएगा। 100 रुपये के नीचे रिस्क है और 100 रुपये के ऊपर जो है वो एक चांस बनती है लंबा पैसा बनाने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखें। पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उस का रिप्लाई या उस सुझाव के ऊपर अमल करूँ। थैंक यू वेरी मच।